तो आज से इस वीक हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे और पिछला जो भाग हमने इकोनॉमिक्स का देखा था वो था कृषि से संबंधित, और आज का जो आज से शुरू कर रहे हैं वो उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना से संबंधित है। तो इस क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो औद्योगिक एवं और संरचनात्मक विकास, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझना कि औद्योगिकरण है क्या। तो औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो एक मानव समूह को कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में बदल देता है। यानी कि आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आर्थिक क्रिया थी वो मुख्य रूप से खेती थी, कृषि थी। धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो रहा है, जो समाज है वो आर्थिक रूप से परिवर्तित हो रहा है और कृषि से हट के उद्योग पे वो आधारित होता जा रहा है। तो इसी को औद्योगिकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में कृषि की तुलना में उद्योगों की हिस्सेदारी में वृद्धि, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में पहले कृषि की हिस्सेदारी अधिक थी, अब कृषि की हिस्सेदारी कम हो रही है और उद्योगों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। तो इसको कहेंगे औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण कहेंगे। ठीक है, औद्योगिकरण और औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास का संकेतक माना जाता है और इसको आर्थिक विकास का इंजन भी कहा जाता है। यानी कि औद्योगिकरण हो रहा है, इसका मतलब है आज के समय में कि उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। और इंजन इसलिए कहा जाता है कि बिना औद्योगिकरण के किसी भी देश का विकास, आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसलिए औद्योगिकरण को आर्थिक विकास का संकेतक कहा जाता है और आर्थिक विकास का इंजन भी कहा जाता है। यानी कि इसी के सहारे आज के समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। अब कृषि की बात करेंगे और सेवा क्षेत्र की बात करेंगे। तो कृषि और सेवा क्षेत्र, इन दोनों का विकास भी काफी हद तक औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। आप देखेंगे कृषि में जितनी नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं ना कहीं उद्योगों से ही आती है। चाहे उपकरण यूटिलाइज हो रहे हो का उपयोग हो रहा हो, ट्रैक्टर हो, अलग अलग तरह के उपकरण है, हार्वेस्टर्स हैं, खाद की बात करेंगे, कीटनाशक की बात करेंगे, तो ये सारा कहाँ से आ रहा है? औद्योगिक क्षेत्रों से आ रहा है। तो कृषि हो या सेवा क्षेत्र हो, इन दोनों का विकास भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। अब देखेंगे कि आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास किसी देश के आर्थिक विकास में किस तरह योगदान देता है। तो सबसे पहला योगदान है वो है घरेलू उत्पाद और मूल्यवर्धन में योगदान देकर। इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग क्लास में हमने पढ़ा था कि घरेलू उत्पाद क्या है और मूल्यवर्धन क्या है। तो घरेलू जो उत्पाद है और मूल्यवर्धन है अर्थव्यवस्था का, उसमें भी इसका योगदान रहता है। दूसरा है कृषि क्षेत्र की अधिशेष जनशक्ति और अधिशेष उपज और कच्चे माल का उपयोग करना। अधिशेष जनशक्ति के उपयोग करने का मतलब यह है कि आप देखेंगे बेरोजगारी के चैप्टर हमने पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र में पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है और सारे लोगों को भी रोजगार देना कृषि क्षेत्र के लिए संभव नहीं है। तो ये जो सरप्लस लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं जिनको कृषि क्षेत्र रोजगार नहीं दे पा रहा है, उनका उपयोग कहाँ होता है? उनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है, उद्योगों में वो काम जाकर करते हैं। तो ये जो जनशक्ति है, अधिशेष या सरप्लस, इसका उपयोग, साथ ही जो अधिशेष उपज होती है, जिन उपजों का उपयोग हो जा रहा है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा उपज है, सरप्लस उपज है किसान का, वो कहाँ जाएगा? वो भी जाता है उद्योग में। अगर आप गेहूं की बात करेंगे वो भी उद्योग में जा रहा है, कपास की बात करेंगे, तिलहन की बात करें, दलहन की बात करें, तो ये सारे उद्योग में चले जाते हैं। तो जो कच्चा माल है उसका उपयोग भी उद्योग क्षेत्र में हो रहा है, जो अधिशेष सरप्लस उपज है, अधिशेष उपज है, उसका भी उपयोग हो रहा है, और जो अधिशेष जनशक्ति है, मैन पावर है, उसका भी उपयोग करता है औद्योगिक क्षेत्र। जब औद्योगिक क्षेत्र इन सारी संसाधनों का, चाहे मानव संसाधन हो या उपज या कच्चा माल के रूप में हो, तो इनका संसाधनों का जब उपयोग होगा तो निश्चित रूप से वह आर्थिक विकास में योगदान करेगा। अगला है उर्वरक, मशीनरी, संयंत्र जैसे आवश्यक कृषि आदानों का उत्पादन करके। कृषि क्षेत्र में जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं, आदान आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो सब औद्योगिक क्षेत्र से आ रहे हैं। चाहे उर्वरक हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे संयंत्र हो, ये सारे कहाँ बन रहे हैं? सारे औद्योगिक क्षेत्र में ही बन रहे हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र इन कृषि आदानों का उत्पादन करके भी देश के आर्थिक विकास में योगदान करता है। दूसरा, निर्यात के संवर्धन द्वारा। जब वस्तुओं का उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र में होता है
तो इससे क्या होता है, निर्यात के क्षेत्र में संवर्धन हो गया, यानी कि देश का निर्यात जो है वो, एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। जितना उत्पादन होगा, जितनी क्वालिटी उत्पादन होगा, उतना निर्यात बढ़ेगा देश का। तो निर्यात के क्षेत्र का संवर्धन भी औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। दूसरा, रोजगार के अवसर पैदा करके, औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार अवसर पैदा होते हैं, नए नए उद्योग लगते हैं, नए नए औजार रोजगार पैदा होते हैं। तो रोजगार के अवसर पैदा करने का मतलब है कि जनता की जो आय है उसको बढ़ाना। आय बढ़ाने का मतलब है कि क्रय शक्ति बढ़ाना, और क्रय शक्ति बढ़ाने का मतलब है कि व्यापार बढ़ेगा। तो इस तरह रोजगार के अवसर पैदा करके भी औद्योगिक विकास किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो ये 5 तरीकों से औद्योगिक विकास देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। अब औद्योगिकरण क्या है? एक बार की प्रक्रिया नहीं, ये क्रमिक प्रक्रिया जो चलते रहती है। तो औद्योगिकरण एक क्रमिक प्रक्रिया चलते रहती है, और जिसमें क्या होता क्या है कि जो राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। यानी कि कृषि का पहले हिस्सा ज़्यादा रहता है, कृषि का हिस्सा कमता जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्रमशः चलता ही रहता है। तो कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होता जाता है और औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है, और यह क्रमिक प्रक्रिया ही है, जारी रहती है अगर किसी देश का औद्योगिकरण हो रहा है तो। भारत में देखेंगे कि भारत में जो औद्योगिक विकास हुए हैं उसको कई चरणों में बांट के देखा जा सकता है, कि उन अवधियों में जो अर्थव्यवस्था की प्रकृति थी उसके आधार पर। तो भारत में विभिन्न अवधियों में हुए औद्योगिक विकास को निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। विभिन्न अवधियों में हुए औद्योगिक विकास को निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण आप देखेंगे आज़ादी के बाद से 1951 से 1965 के बीच का। इसमें क्या होता है कि जो पूंजीगत उद्योग थे उनको बढ़ावा दिया जाता है, जो आधारभूत उद्योग है उनके विकास में अधिक वृद्धि होती है, वो आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो औद्योगिक ढांचा है वो उच्च लागत प्रधान है, यानी कि जो औद्योगिक ढांचा है उसमें लागत अधिक है और उच्च औद्योगिक विकास दर। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि औद्योगिक विकास दर जो थी देश की वो अधिक थी। तो ये 1951 से 1965 के बीच जो औद्योगिक विकास हुआ है इसकी प्रकृति है, इसकी विशेषता है। पहला क्या है इसमें कि पूंजीगत उद्योगों और आधारभूत उद्योगों के विकास में अधिक वृद्धि। दूसरा, उच्च लागत प्रधान औद्योगिक ढांचा, यह भी विशेषता थी। और तीसरा, उच्च औद्योगिक विकास दर। ये मुख्य विशेषताएं थी 1951 से 1965 के बीच। अब 65 से 80 के बीच देखेंगे, 1965 से 80 के बीच की जो अवधि थी वो अवमंदन की थी या रिसेशन की पीरियड थी, यानी कि इसमें जो औद्योगिक विकास है वो प्रभावित होता है, वो कम हो जाता है। कारण आप देख रहे हैं कि 60 के बाद से ही युद्ध शुरू हो जाता है। भारत से चाइना का युद्ध होता है, फिर पाकिस्तान का युद्ध होता है ना, फिर पाकिस्तान से कतर में युद्ध होता है। तो ये स्थिति जो थी, जो अवधि थी, इसमें रिसेशन का पीरियड है, ये अवमंदन का पीरियड है। यहाँ पे औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। फिर 80 से 90 की बात करेंगे तो इसको रिकवरी पीरियड कहा जाता है। रिकवरी पीरियड इसलिए कहा जाता है कि जो उदारवादी नीतियां हैं, जो लिबरलाइजेशन है, इन नीतियों की शुरुआत इसी 1980 के बाद से शुरू हुई थी। तो उदारवादी औद्योगिक नीति की शुरुआत होती है और औद्योगिक पुनर्प्राप्ति होती है, यानी रिकवरी होती है। जब उदारवादी नीतियां अपनाई जाती हैं तो देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इससे क्या होता है कि औद्योगिकरण बढ़ता है। जो औद्योगिकरण रुक गई थी, जो रिसेशन आ गया था, वो फिर से उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। तो ये रिकवरी पीरियड 1980 से 1990 के बीच है। 1991-92 से लेके आगे अभी तक जो चला रहा है वो है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1991-92 से, और ये कंटिन्यू चला जा रहा है। और अभी जो विकास है वो बाजार आधारित आर्थिक विकास है, यानी कि अब पूरी तरह से आर्थिक विकास जो है बाजार पर आधारित हो गया है। 1980 के पहले बात करेंगे तो लाइसेंस का युग था, लाइसेंसी राज था, बिना लाइसेंस के कुछ नहीं होता था। सरकार की परमिशन हर चीज़ में चाहिए होती थी। कोई भी उद्योग खोलना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको आगे देखेंगे लाइसेंस में, तो लाइसेंस लेनी पड़ती थी। अभी क्या है कि बाजार आधारित हो गया है सारा चीज़, लाइसेंस की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। कुछ जो रिजर्व सेक्टर्स हैं उन्हीं में, रिजर्व उद्योग हैं उन्हीं में लाइसेंसिंग है, अदरवाइज यह मुक्त हो गया है। तो बाजार आधारित आर्थिक व्यवस्था शुरू हो गई है। उन्नीस सौ 91-92 से आगे, यानी कि अभी जो कंटिन्यू चल रहा है, यही समय चल रहा है आर्थिक उदारीकरण और बाजार आधारित आर्थिक विकास की। अब हम लोग देखेंगे भारतीय औद्योगिक नीति। भारतीय औद्योगिक नीति का मतलब है कि सरकार जो है कि औद्योगिक क्षेत्र को कैसे चलाया जाएगा, उससे जो संबंधित नीति निर्णय है, नीतिगत निर्णय है लिए जाते हैं, उसी को औद्योगिक नीति कहा जाता है। ये नीतियाँ इसलिए बनाई जाती है कि औद्योगिक क्षेत्र को
क्षेत्र का विकास किया जा सके और किस तरह से हो, वो जो नीतियां सरकार बनाती है वही है औद्योगिक नीति। तो भारतीय समय समय में भारत सरकार द्वारा भी औद्योगिक नीतियां बनाई जाती हैं, इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो भारतीय औद्योगिक नीति, इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको आईआईपी भी कहा जाता है। औद्योगिक नीति सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र को विकसित करने की कार्य योजना है और रणनीति है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के हर पहलू से संबंधित नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि औद्योगिक नीति के द्वारा उद्योग क्षेत्र को विकास करने की कार्य योजना बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन हर पहलुओं से संबंधित नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो स्वतंत्रता के बाद जो बनी है औद्योगिक नीति, वो पहली नीति थी भारत की औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति बनाई गई थी। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह नीति स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी, जिसे तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संसद में पेश किया गया था। तो भारत की पहली औद्योगिक नीति थी स्वतंत्र भारत की, वो थी औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी की, जिसको उस समय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने संसद में इसे पेश किया था। इसमें जो अर्थव्यवस्था का अपनाया गया विचार वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था का। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जो साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को अपने में समाहित करता है, तो उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इसमें सरकारी क्षेत्र भी होगा और निजी क्षेत्र भी कार्य करेगा। तो पहली जो औद्योगिक नीति थी उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार को अपनाया गया, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सह अस्तित्व पर बल दिया गया। यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करेंगे। इस नीति में जो बड़े उद्योग थे, हमने पहले ही देखा था, इसमें बड़े और जो मूलभूत उद्योग थे उस पे पूंजीगत उद्योगों पे जोर दिया गया था। तो जो बड़े उद्योग थे देश के, उन बड़े उद्योगों को 4 वर्गों में रखा गया था। 1948 की औद्योगिक नीति में बड़े उद्योगों को 4 वर्गों में रखा गया था। पहला क्षेत्र था जो सरकारी नियंत्रण में था पूरी तरह से, यह था अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, अणुशक्ति यानी जिसको परमाणु शक्ति हम लोग कहते हैं, अणुशक्ति उत्पादन और नियंत्रण, तेल एवं यातायात का स्वामित्व एवं नियंत्रण। ये पूरी तरह से जो 4 क्षेत्र हैं इनको पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रखा गया था। कौन कौन सा था? अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, अणुशक्ति उत्पादन और नियंत्रण, तेल एवं यातायात का स्वामित्व एवं नियंत्रण। दूसरा जो वर्ग था वो था 6 आधारभूत उद्योगों को दूसरे वर्ग में रखा गया था। ये 6 आधारभूत उद्योग कौन कौन से थे? पहला है कोयला, लोहा एवं इस्पात, हवाई जहाज निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा वायरलेस निर्माण और खनिज तेल उद्योग। ये 6 आधारभूत उद्योग हैं। इनको सरकारी क्षेत्र में रखा गया, लेकिन इस क्षेत्र में जो कंपनियां पहले से प्राइवेट कंपनियां कार्य कर रही थी उनको कार्य करने दिया गया, उनको बंद नहीं किया गया। तो ये जो मूल आधारभूत क्षेत्र थे उसको सरकारी क्षेत्र में लाया गया, लेकिन पहले से कार्यरत जो निजी कंपनियां थी वो कार्य करती रहेंगी। इस नीति में ये निर्णय लिया गया। ठीक है। तीसरा जो श्रेणी बनाया गया बड़े उद्योगों का, उसके अंतर्गत 18 उद्योग शामिल किए थे। 18 उद्योगों को जानना जरूरी नहीं है, ये बस श्रेणी जानना जरूरी है। तो ये जो 18 उद्योग थे इनका संचालन सरकारी देख रेख में होगा, लेकिन संचालन कौन करेगा? निजी क्षेत्र द्वारा। तो पहला क्षेत्र हमने देखा कि पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है। दूसरा क्षेत्र देखा जिसमें को जो सरकारी नियंत्रण में आया, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां कार्य कर रही थी इस क्षेत्र में उनको बंद नहीं किया गया, वो काम अपना करती रही। और तीसरा जो श्रेणी आया जिसमें 18 उद्योग शामिल किए गए, इनका संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, लेकिन सरकारी देखरेख में होगा। ठीक है। और चौथा क्षेत्र ऐसा है, चतुर्थ श्रेणी, से सभी उद्योग, जितने भी उद्योग इसके अलावा जो 3 श्रेणियों में नहीं है, इनका संचालन करने की स्वतंत्रता सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को दे दी गई। यानी कि जो बाकी शेष उद्योग हैं उन उद्योगों को सरकार भी चला सकती है, सरकारी क्षेत्र भी कर सकता है और निजी क्षेत्र भी चला सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये 4 श्रेणियां बनाई गई थी 1948 के औद्योगिक नीति में। अब हम लोग देखेंगे औद्योगिक नीति 1956।
तो हमने देखा कि 1948 में उद्योगों को 4 भाग में बांटा गया। अभी क्या हुआ 1956 में, इसमें उद्योगों का 3 भाग में वर्गीकरण किया गया। प्रथम वर्ग है जिसमें 17 उद्योगों को रखा गया जो पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में कार्य करेंगे। ठीक है। दूसरा वर्ग बनाया गया जिसमें 12 उद्योग रखे गए जो धीरे धीरे सरकार के स्वामित्व में आ जाएंगे। यानी कि जो ये 12 उद्योग रखे गए थे, अगर प्राइवेट कंपनी, निजी क्षेत्र इसमें कार्य कर रहा होगा तो धीरे धीरे सरकार इसका अधिग्रहण कर लेगी। यानी कि आने वाले समय में ये सारे जो 12 उद्योग थे उनको भी सरकारी नियंत्रण में ही आना था, सरकार के स्वामित्व में ही आना था। तो पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग ऐसा बना जिसमें शेष सभी उद्योग शामिल हो गए और जो निजी क्षेत्र के लिए था। तो 3 प्रकार के उद्योग 1956 में हो गया। पहला 17 उद्योग जो सरकारी नियंत्रण में कार्य करेगी। दूसरा वर्ग वो था जिसमें 12 उद्योग रखे गए और जिनका धीरे धीरे सरकार अधिग्रहण कर लेगी, सरकार के स्वामित्व में ये 12 उद्योग आ जाएंगे। और तीसरा वर्ग ऐसा था, बाकी जितने भी थे जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग में शामिल नहीं थे वो तीसरे वर्ग में है और उनको निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। अब हम लोग देखेंगे औद्योगिक नीति 1977 की। 1977 की औद्योगिक नीति थी, उसमें भी जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी वो लगभग औद्योगिक नीति 1956 के समान ही थी। ठीक है। 1977 की औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष फोकस किया गया, विशेष बल दिया गया लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर। इसी औद्योगिक नीति में 1977 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जो लघु उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला श्रेणी था कुटीर एवं घरेलू उद्योग, यानी कि कॉटेज एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि जो घर के स्तर पे जिन उद्योगों का संचालन होता है। दूसरा था अति लघु उद्योग या टाइनी इंडस्ट्रीज। टाइनी इंडस्ट्रीज वो थे जिनमें उपकरण और मशीनरी पर 1 लाख रुपए तक का निवेश हुआ हो, वो टाइनी इंडस्ट्रीज या अति लघु उद्योग की श्रेणी में आते थे। और लघु उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्रीज, इसमें 10 लाख रुपए तक निवेश वाली इकाइयाँ होंगी और साथ साथ जो अनुषंगी इकाइयाँ होती हैं वो 15 लाख रुपए तक की निवेश वाली होंगी। अनुषंगी यानी सहायक इकाइयाँ। तो 10 लाख तक अगर निवेश है उपकरण मशीनरी पर तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में आएंगी। इसी में अगर अनुषंगी इकाई है कोई तो उसमें 15 लाख तक के निवेश को लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 श्रेणियों में लघु उद्योगों को बांटा गया। क्यों बांटा गया कि 1977 की जो औद्योगिक नीति थी इसमें लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया, विशेष फोकस किया गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कुटीर एवं घरेलू उद्योग, कॉटेज एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अति लघु उद्योग या टाइनी इंडस्ट्रीज। टाइनी इंडस्ट्रीज का मतलब कि उपकरण और मशीनरी पर 1 लाख रुपए तक, यानी कि 1 लाख के अंदर में ही अगर निवेश हुआ है तो वो अति लघु उद्योग है। अगर 10 लाख तक निवेश हुआ है तो स्मॉल इंडस्ट्री या लघु उद्योग है। और अगर अनुषंगी इकाई है, सहायक इकाई है, तो 15 लाख रुपए तक के निवेश को लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया। साथ ही चूंकि लघु उद्योगों को बढ़ाना था, विशेष फोकस था, इसलिए हर जिला में जिला उद्योग केंद्र या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर खोला गया। अभी भी हर जिला में आप देखेंगे जिला उद्योग केंद्र होता है, डीआईसी होता है। इसका उद्देश्य क्या था, ताकि इसका उद्देश्य था कि जो लघु उद्योग है उनकी स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। और बढ़ावा देने के लिए क्या होगा कि सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। तो लघु उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर डीआईसी की स्थापना की गई। यानी कि जो भी किसी लघु उद्योग की स्थापना के लिए और विकास के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए हर जिला में जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र या डीआईसी की स्थापना की गई। साथ ही संयुक्त क्षेत्र या ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा को स्वीकार किया गया। यानी कि वैसे ज्वाइंट सेक्टर उसको बोलते हैं जहां पे सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करें। एक ही उद्यम को अगर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर चला रहा है तो उसको संयुक्त क्षेत्र या ज्वाइंट सेक्टर कहा जाएगा। तो ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा को भी 1977 की औद्योगिक नीति में स्वीकार किया गया।
औद्योगिक नीति 1980, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1977 लिखा गया गलती से, तो इसको 1980 मान के चलिए। और इसमें क्या हुआ कि सार्वजनिक उद्यमों के कुशल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। ठीक है। साथ ही इसमें जो नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था आधुनिकीकरण और पिछड़े क्षेत्रों का विस्तार, यानी कि उद्योगों का आधुनिकीकरण और पिछड़े जो जिन क्षेत्रों में पिछड़ रहे थे वहां पे उनको विस्तार करना, जो क्षेत्र पिछड़े हुए थे वहां पे उद्योगों को लगाना 1980 के औद्योगिक नीति में इसमें फोकस किया गया। ठीक है। साथ ही आर्थिक संघवाद की अवधारणा का भी आर्थिक संघवाद की अवधारणा पर भी ध्यान दिया गया औद्योगिक नीति 1980 में। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक चिन्हित जो पिछले क्षेत्र है उसमें न्यूक्लियस प्लांट की स्थापना की जानी थी। जिन जिन जिलों को पिछड़ा माना गया, जिनको मार्क किया गया, चिन्हित किया गया, उनमें न्यूक्लियस प्लांट लगाए। न्यूक्लियस प्लांट वैसे उद्योगों कहते हैं जिनके स्थापित होने से और भी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ, अलग अलग उत्पादन की इकाइयाँ, अलग अलग उद्योग स्थापित हो जाएं, तो इसको न्यूक्लियस प्लांट कहेंगे। और इस पे आधारित बहुत सारी अनुषंगी इकाइयाँ स्थापित हो जाए, लघु उद्योग स्थापित हो जाए, कुटीर उद्योग स्थापित हो जाए, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियस प्लांट। जैसे आप चीनी मिल की बात करेंगे तो चीनी मिल लगने का मतलब है कि एथनॉल प्लांट शुरू हो जाएगा, पेपर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो ये सब अनुषंगी इकाइयां हैं या लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है। जो मुख्य एक जो न्यूक्लियस प्लांट है जिसको हम उदाहरण के लिए चीनी मिल ले सकते हैं, तो ये न्यूक्लियस प्लांट होगा चीनी मिल। तो आर्थिक संघवाद की अवधारणा में ऐसा किया गया कि कुछ जो पिछड़े जिले थे उनको चिन्हित किया गया और जिन जिलों को चिन्हित किया गया उनमें न्यूक्लियस प्लांट की स्थापना की गई, ताकि इससे संबंधित अधिकतम अनुषंगी इकाई, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिल सके। जब एक न्यूक्लियस प्लांट के लगने से आसपास बहुत सारी इकाइयां, बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हो जाएगी, उनको बढ़ावा मिलेगा, तो इससे क्या होगा? विकास होगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ठीक है। तो आर्थिक संघवाद की अवधारणा को प्रचलित किया गया और पिछले जिलों में न्यूक्लियस प्लांट लगाया ताकि इस पे आधारित अनुषंगी इकाइयां, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिल सके। सॉरी। अब हमने देखा था 1977 में कि जो अति लघु उद्योग थे उनमें इन्वेस्टमेंट की सीमा जो थी 1 लाख तक थी, लघु उद्योग थे उसमें 10 लाख थी और अनुषंगी इकाइयों में 15 लाख थी। तो 1980 के औद्योगिक नीति में इस निवेश सीमा में वृद्धि कर दी गई। लघु क्षेत्र की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उसकी निवेश सीमा में वृद्धि की गई। अब अति लघु उद्योग जो है उनको 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया उनके निवेश की सीमा को। लघु उद्योग के मामले में 10 लाख की सीमा थी, उसको 20 लाख रुपए कर दिया गया। और जो अनुषंगी इकाइयां थी, सहायक इकाइयां थी, जिनके लिए 15 लाख निवेश की सीमा थी, उस 15 लाख को बढ़ाकर 15 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया गया। तो अब 1980 के हिसाब से अतुल्य लघु उद्योग हुए थे जिनमें 2 लाख रुपए तक का निवेश था। लघु उद्योग हुए थे जिनमें लघु उद्योग हुए थे जिनमें 20 लाख रुपए तक का निवेश था और अनुषंगी इकाइयां हुई थी जिनमें 20 लाख रुपए तक का निवेश था। तो ये था 1980 का औद्योगिक नीति। अब देखेंगे कि इसके बाद जो औद्योगिक नीति 1991 में आई थी, 1991 की औद्योगिक। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज कट रहा है? यस सर। अभी क्लियर है? नहीं, इस तरह भी नहीं। एक मिनट नेट चेक करता हूँ। जस्ट मिनट होल्ड कीजिए। औद्योगिक नीति है वह है औद्योगिक नीति 1991। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि 1991 में चूंकि बहुत सारे चेंजेज हुए, उदारीकरण की जो प्रक्रिया थी वहीं से शुरू होती है बड़े स्तर पे। तो उसके पहले हम लोग ये समझेंगे कि 1991 से पहले जो स्थिति थी उद्योगों की वो क्या थी, जो लाइसेंसिंग नीति थी वो क्या थी, ये देखेंगे। तो 1991 से पूर्व
औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, यानी कि लाइसेंस का मतलब है कि आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, स्वीकृति लेना पड़ेगा। इसी को लाइसेंसिंग नीति कहते हैं। जब इसी को उद्योग के सेक्टर में लगाते हैं कि किसी को अगर कोई उद्योग शुरू करना है, किसी को अगर कोई उद्योग शुरू करना है किसी क्षेत्र में, तो पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि इसी अनुमति को, जो सरकार की अनुमति है किसी काम को करने के लिए, उद्योग को स्थापित करने के लिए, उसे ही औद्योगिक लाइसेंस कहते हैं। तो उसके पहले जो 1991 के पहले चल रहा था वो लाइसेंस राज कहते हैं, उस 1991 की पहले की अवधि को। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए सरकार से परमिशन लेना, लाइसेंस लेना जरूरी था। तो इन नीतियों को कैसे लागू किया गया उसको समझेंगे। सबसे पहला जो अधिनियम बना था, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1991। यह अधिनियम औद्योगिक नीति 1948 को लागू करने के लिए पारित किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार किसी उद्योग को स्थापित करने या उद्योग का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। तो 1948 का जो औद्योगिक नीति था उसमें यह था कि अगर कोई किसी उद्योग की स्थापना करनी है या किसी उद्योग का बड़े स्तर पर विस्तार करना है तो इसके लिए पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। और इसी अधिनियम से अगर देखेंगे तो भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की शुरुआत होती है। किससे? 1948 का जो औद्योगिक नीति था और उसके बाद इसको लागू करने के लिए जो उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1991 लाया गया था, यह कानून लाया गया था, उसके द्वारा भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति शुरू होती है। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का मतलब है कि किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए या किसी उद्योग के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। जब स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल जाएगी, केंद्र सरकार लाइसेंस दे देगी, तभी किसी उद्योग की स्थापना होगी या फिर उसका विस्तार किया जा सकता है। तो इस कानून के साथ भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति शुरू हुई थी, यह शुरुआत है। 1973 में क्या किया, चूंकि लाइसेंस के द्वारा हम देखेंगे कि लाइसेंस लेने में बहुत समय लग जा रहा था, तो शीघ्रता से लाइसेंस कैसे जारी किया जाए, इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई 1973 में और इस बोर्ड का नाम था परियोजना स्वीकृति बोर्ड, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। तो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की स्थापना 1973 में की गई, इसलिए की गई ताकि जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं उनमें शीघ्रता हो सके, जल्दी, कम समय लगे। इसके लिए परियोजना स्वीकृति बोर्ड, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की स्थापना 1973 में की गई। 1969 में देखेंगे कि एक और विधान आया, अधिनियम आया, उसका नाम था एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार आचरण विधान। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस लेजिस्लेशन या MRTP, शॉर्ट में इसको MRTP एक्ट कहा जाता है, जो 1969 में पारित किया गया था। अब अनुच्छेद 39 जो है भारतीय संविधान का, उसके अनुसार इसको लागू किया गया। यानी कि उसमें अनुच्छेद 39 कहता है कि सरकार संपत्ति और धन के केंद्रीकरण को रोकेगी। ठीक है। तो किसी एक उद्योग का, किसी एक उद्योगपति का किसी उद्योग पे एकाधिकार न हो जाए और वो अपने मनमानी चलाने लगे, इसको रोकने के लिए यह MRTP एक्ट लाया गया था। तो यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि MRTP एक्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो वह अनुच्छेद 39। ठीक है। और इसे लागू करने के लिए पारित किया गया था। अब देखेंगे यह कानून यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न हो जाए। यानी कि इसका उद्देश्य यही था कि जो आर्थिक प्रक्रियाओं का संचालन कर रहे हैं उन्हीं कुछ लोगों के हाथ में पूरे देश की आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण न हो जाए, इसको रोका जाए। ठीक है। इस अधिनियम में एकाधिकार, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार आचरण के निषेध से संबंधित प्रावधान शामिल है। इसमें एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार आचरण के निषेध से संबंधित प्रावधान शामिल थे MRTP एक्ट में। ठीक है। तो MRTP एक्ट हो गया। अगला जो एक्ट था वो था 1957 का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज
रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा एक्ट भी कहा जाता है, 1957। इसका उद्देश्य क्या था? फेरा एक्ट का उद्देश्य था विदेशी व्यापार और भुगतान को आसान बनाना। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी के बढ़ते प्रवाह और निवेश को प्रोत्साहित करना, यानी कि इस नियम द्वारा इस सबको रेगुलेट किया जा रहा था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, विदेशी व्यापार बढ़े, विदेशी व्यापार में जो भुगतान किया जा रहा है वो उसकी प्रक्रिया आसान हो, औद्योगिक विकास और निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित करना और भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित स्थिति में रखना। ये 4 उद्देश्य थे फेरा के, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के, जो 1957 में पारित किया गया था। फेरा के अंतर्गत जो भी अपराध होता है उसको क्रिमिनल एक्ट माना जाता था, आपराधिक अपराध, ठीक है, यानी कि जिसके लिए सजा होगी। तो फेरा के तहत किसी भी अपराध को आपराधिक अपराध माना जाता था और जिसके लिए 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है, सीपीसी, उसके तहत कारावास होना था। तो यानी कि अगर फेरा के नियमों का उल्लंघन कोई करता है तो उस अपराध को क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा और जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके हिसाब से उसको कारावास की सजा मिलेगी, यानी कि ये काफी कड़ा कानून था। फिर आगे देखेंगे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। फेरा को रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा ने 1999 में, ठीक है। तो 1999 में फेरा के स्थान पर फेमा अधिनियमित किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999, या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। ऊपर हम लोग देख रहे हैं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम था, अब विनियमन के जगह पे, रेगुलेशन की जगह पे प्रबंधन आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है। मैनेजमेंट कैसे होगा? यह एक दीवानी कानून था, ठीक है। ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि वो क्रिमिनल एक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दीवानी कानून है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर दीवानी कानून चलेगा, क्रिमिनल एक्ट नहीं चलेगा। फेमा का उद्देश्य था विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को बढ़ावा देना, ये 2 उद्देश्य थे। साथ ही विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित किया गया और संशोधित किया गया इसमें। तो ये था उद्देश्य फेमा का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। फेमा जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में आता है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फेमा में अगर फेरा में देख रहे थे कि सीपीसी के हिसाब से कारावास की सजा मिलेगी, फेमा में ऐसा नहीं होता है। फेमा में आर्थिक दंड लगाया जाता है क्योंकि यह क्रिमिनल एक्ट नहीं है, दीवानी कानून के हिसाब से इसको डील किया जाता है। फिर 2002 में कंपटीशन एक्ट आया, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कंपटीशन एक्ट 2002। प्रतिस्पर्धा नीति और कानून पर ABS राघवन समिति की बनाई गई थी और उसकी सिफारिश पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, ठीक है। जो MRTP एक्ट हमने 1969 का पढ़ा था उसका स्थान ले लिया किसने? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने MRTP अधिनियम 1969 का स्थान लिया। फेरा जो है, फेरा का स्थान लिया फेमा ने 1999 में और MRTP एक्ट का स्थान ले लिया प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कंपटीशन एक्ट 2002 ने, ठीक है। और ये जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है, इसके अंतर्गत 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की स्थापना की गई। तो यह था प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो हमने अभी तक देखा कि 1991 के पहले क्या चल रहा था, कैसे लाइसेंसिंग चल रही थी, कौन कौन से नियम कानून बनाए गए थे इसको रेगुलेट करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को। अब देखेंगे हम लोग औद्योगिक नीति 1991। तो अब आते हैं औद्योगिक नीति 1991 पे। नई आर्थिक नीति, जिसको 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको NEP भी कहा जाता है, नई आर्थिक नीति 1991, इसमें बहुत सारे सुधार किए गए, जैसे उदारीकरण, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, वैश्वीकरण, बाजारीकरण, इन सारी औद्योगिक ये जो सुधार थे उन सबको ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीति 1991 बनाया गया और इन सारे पहलुओं को उसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे औद्योगिक नीति 1991 में किन किन क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत निर्णय लिए गए जो मुख्य थे। तो निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत निर्णय लिए गए। पहला था औद्योगिक लाइसेंसिंग। हमने देखा अभी तक जो फेरा फेमा सब चल रहा था, औद्योगिक लाइसेंस चला ही जा रहा था, ठीक है। जैसे उदारीकरण होता है, वैश्वीकरण होता है, लाइसेंस राज है उसको समाप्त किया जाता है, लाइसेंस की जो बाध्यताएं थी उसको खत्म की जाती है बहुत सारे सेक्टरों में। तो 18 सामाजिक या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण
जो उद्योग थे उनको छोड़कर सभी उद्योगों को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया। यानी कि वो 18 उद्योग जो सामाजिक रूप से या सुरक्षा के हिसाब से या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे, 18 उद्योग, उनमें केवल लाइसेंस की आवश्यकता रह गई। बाकी जितने भी उद्योग थे उनको लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। यानी कि बाकी जो उद्योग थे उनमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है अगर आप स्थापना करना चाहते हैं उस उद्योग को। तो अभी की बात करेंगे तो अब एट प्रेजेंट यानी कि अभी के समय में 2023 की बात करेंगे तो इस समय केवल 4 उद्योगों को ही लाइसेंस की आवश्यकता है। यानी कि ये जो 4 उद्योग है उसमें अगर कोई इकाई स्थापित करना चाह रहा है तभी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं, 4 उद्योग कौन से हैं, ये देख लेंगे। पहला है तंबाकू आइटम। तंबाकू से संबंधित कोई भी उद्योग अगर लगाना है तो लाइसेंस की आवश्यकता है। रक्षा, डिफेंस, एरोस्पेस और युद्धपोत, इस उद्योग में भी उद्योग लगाने के लिए, इस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। खतरनाक रसायन यानी कि जितने भी खतरनाक केमिकल्स हैं उस क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और चौथा है औद्योगिक विस्फोटक, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं आज के समय में इन्हीं 4 उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता है। एमआरटीपी एक्ट जो हमने देखा 1969 में लाया गया था, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, इसमें भी काफी चेंजेस किए गए, परिवर्तन किया गया और इसके जगह पे कंपटीशन कमीशन लाया गया। ठीक है, 1991 में 2002 में। तो एमआरटीपी अधिनियम 1969 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि 2002 में एमआरटीपी एक्ट खत्म हो गया, उसके जगह पे आया प्रतिस्पर्धा अधिनियम, कंपटीशन एक्ट 2002। और इसके अंतर्गत 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो एमआरटीपी कानून खत्म हो गया, लाइसेंसिंग 18 सेक्टर में रह गया था। और आज के समय की बात करेंगे तो आज केवल 4 ही उद्योगों में लाइसेंस की जरूरत है। एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया प्रतिस्पर्धा अधिनियम से। और अगला जो कार्य हुआ वो था सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी की गई। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि सार्वजनिक क्षेत्र हावी था, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम किया गया। औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका औद्योगिक नीति 1991 के बाद कम होने लगी। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित उद्योग थे उनको इस नीति द्वारा 1991 की नीति द्वारा घटाकर 8 कर दिया गया। हमने पहले देखा था कि 18 तो थे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, 12 ऐसे थे जिनको आगे चल के सरकार अधिग्रहण करेगी, अपने अंदर लाएगी। तो 1991 में ये सीधे पलट गया। अब केवल 8 ही उद्योग थे जो आरक्षित थे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। और अभी की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे, एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो भी केवल 2 ही क्षेत्र है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। पहला है परमाणु ऊर्जा और दूसरा रेलवे संचालन, रेलवे ऑपरेशन। ठीक है, अभी के समय में केवल 2 ही क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। कौन कौन से? परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन। लाइसेंस की बात करेंगे तो लाइसेंस अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लाइसेंस अभी भी चल ही रहा है लाइसेंस की प्रक्रिया, लेकिन हर उद्योग के लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। किन स्थितियों में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है वो क्लियर है। तो उन स्थितियों को देखते हैं जिनमें लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो निम्नलिखित स्थितियों में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। पहला है जिन उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया, यानी जो वैसे उद्योग जिनके लिए लाइसेंस आज भी अनिवार्य है, उसमें इकाई की स्थापना करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, यदि औद्योगिक परियोजना 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की प्रतिबंधात्मक सीमा के अंतर्गत आती है, यानी कि जो औद्योगिक परियोजना शुरू की जा रही है वैसे शहर के पास है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है और एक रेस्ट्रिक्टिव जोन बनाया हुआ है, उस सीमा के अंतर्गत अगर आती है तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और तीसरा, कोई भी वस्तु जिसका विनिर्माण लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया है और कोई भी लघु उद्योग उस वस्तु का उत्पादन नहीं करे, यानी कि कोई ऐसा वस्तु है जिसको रिजर्व किया गया है कि इसका निर्माण लघु उद्योग में ही होगा, लघु उद्योग ही इसका निर्माण करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी लघु उद्योग नहीं है जो उस वस्तु का उत्पादन कर रहा हो, यानी कि उस वस्तु का उत्पादन हो ही नहीं रहा हो, भले ही वह लघु उद्योग के लिए आरक्षित हो। इस स्थिति में लाइसेंस प्राप्त करके भी
उद्योग की स्थापना की जा सकती है। तो आज के समय में 3 स्थितियों में लाइसेंस प्राप्त करना, औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। पहला कि जिन उद्योगों में अनिवार्य लाइसेंसिंग रखा गया है। दूसरा, अगर औद्योगिक परियोजना ऐसे शहर के प्रतिबंधात्मक सीमा के अंतर्गत है, रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंतर्गत है, जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है, तब लाइसेंस लेना पड़ेगा। और यदि ऐसे वस्तु का निर्माण करना है जो लघु उद्योग के लिए आरक्षित है, लेकिन कोई भी लघु उद्योग उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा हो, तो अगर उस वस्तु का उत्पादन करना है, उद्योग की स्थापना करनी उस वस्तु के उत्पादन के लिए, तो वो लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। तो इन 4 स्थितियों में लाइसेंस प्राप्त करना आज भी अनिवार्य है। अब आएंगे अगला जो चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है, जो सुधार किया गया है 1991 की औद्योगिक नीति में, वो था फिर विदेशी निवेश का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च निवेश, ये दोनों आवश्यकता थी अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, ताकि विकास हो। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले उद्योग, एक सूची बनाई गई कुछ उद्योगों की जो प्राथमिकता पे थे, और उनमें स्वचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक रूट्स के माध्यम से 51% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। यानी कि जो प्राथमिकता वाले उद्योग थे, उन उद्योगों में 51% तक, 51% तक विदेशी निवेश की स्वीकृति दी गई ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अप्रूवल के, स्वचालित रूप से 51% तक निवेश उन प्राथमिकता वाले उद्योगों में किया जा सकता है। बाद में इस 51% की सीमा को 74% कर दिया गया और फिर 100% कर दिया गया। ठीक है, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे उनके लिए। आज के समय देखेंगे तो अधिकांश उद्योगों को 100% विदेशी निवेश प्राप्त करने की अनुमति है, यानी कि सारे नहीं है लेकिन अधिकांश उद्योग हैं, मोस्टली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, उनमें 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अनुमति है आज के समय में। ठीक है, अब उन क्षेत्रों के देखेंगे जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वे क्षेत्र जहां एफडीआई की अनुमति आज भी नहीं है। तो पहला है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। दूसरा सिगरेट या कोई भी संबंधित तंबाकू उद्योग। तीसरा है लॉटरी, चाहे ऑनलाइन हो या निजी हो या सरकारी हो, लॉटरी में भी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं होगा। चिट फंड में निवेश, चिट फंड में भी एफडीआई नहीं हो सकता है। कृषि में या वृक्षारोपण गतिविधियों में भी रेस्ट्रिक्टेड है, एफडीआई की अनुमति नहीं है। लेकिन बागवानी, मत्स्य पालन, चाय बागान, मछली पालन, पशुपालन आदि जैसे कई क्षेत्र हैं जो अपवाद हैं जहां पे एफडीआई होता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को छोड़ के बाकी जो कृषि और वृक्षारोपण गतिविधियां हैं उनमें एफडीआई की अनुमति नहीं है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आवास और रियल एस्टेट, टाउनशिप, वाणिज्यिक परियोजनाओं को छोड़कर जो आवास और रियल एस्टेट से संबंधित हैं उनमें भी एफडीआई की अनुमति नहीं है। अगला है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर या हस्तांतरणीय विकास अधिकार में ट्रेडिंग। टीडीआर क्या होता है? टीडीआर जो है यह रियल एस्टेट से संबंधित है और किसी क्षेत्र को किसी विकसित किया जाता है रियल एस्टेट के द्वारा, तो उसमें ये टीडीआर का होता है काम। तो ये टीडीआर जो है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हैं, वो इशू किए जाते हैं और इस टीडीआर का उपयोग आगे किसी अन्य क्षेत्र को विकसित करने में किया जा सकता है। तो जो टीडीआर है इसमें ट्रेडिंग में भी एफडीआई की अनुमति नहीं है। इसके अलावा जो लास्ट है वह जुआ या सट्टेबाजी का व्यवसाय। जुआ में या सट्टेबाजी में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। तो ये क्षेत्र थे जिनमें एफडीआई की अनुमति नहीं है। जिन क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग के माध्यम से विदेशी निवेश प्राप्त करने की अनुमति नहीं है उन्हें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑटोमेटिक रूट के द्वारा अगर अनुमति नहीं है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, तो उसमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमोदन लेकर के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक, यानी डायरेक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा, लेकिन जो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड है उसके द्वारा वहां अप्लाई करके वहां से अगर अनुमति मिल जाती है तो इन क्षेत्रों में भी विदेशी निवेश किया जा सकता है।
तो यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है वो है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, ये अनुमति देगी कि आप उन क्षेत्रों में भी एफडीआई लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पे परमिशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है।